वंदे मातरम, जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल द ASR अकेडमी ऑफिशियल में। प्यारे साथियों, मैं अविनाश कुमार और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे BPSC TRE 4.0 के लिए कंप्लीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जिसमें TRE 1.0, 2.0 और 3.0 में जो प्रश्न BPSC के द्वारा पूछा गया था वो प्रश्न TRE 4 के लिए काफ़ी अहम साबित होने वाली है। जैसे आप देखते हैं कि किसी भी परीक्षा में उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी अहम रोल निभाती है। सो TRE 4 वालों के लिए TRE 1, TRE 2 और TRE 3 का प्रश्न बहुत ही अहम भागीदारी साबित होने वाली है, जिससे आपको यह भी इसमें पता चलेगा कि आपको तैयारी किस दिशा में करनी है और BPSC प्रश्न जो पूछ रही है वो कैसा प्रश्न पूछ रही है, इससे पता चलेगा। सो आप अपनी तैयारी को और एक नया दिशा दे सकते हैं। सो आपके लिए यह सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें, जिससे उनको भी यह प्रश्न देखने को मौका मिल जाए। सो आप इसमें से हमें लगता है कि अगर TRE 1, TRE 2 और TRE 3 का प्रीवियस ईयर टोटल देख लेते हैं तो आपको TRE 4 के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न फंसेंगे। आप हर साल की भांति आप देखेंगे तो इस बार भी आपको TRE 4 में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बहुत सारा देखने को मिलेगा। जिनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर मजबूत है, TRE 4 वो आसानी से निकाल लेंगे। ये देखते हैं आज का प्रश्न 101 नंबर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाले सेशन में 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को हम देख चुके हैं। आज देखेंगे 101 से आगे स्टार्ट करते हैं। इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कहता है 5 मार्च 1931 ईस्वी को कौन सा महत्वपूर्ण घटना घटी थी। यानी 5 मार्च 1931 को कौन सी घटना महत्वपूर्ण जो घटी थी। पहला है गांधी इरविन समझौता, दूसरा है गांधी जी का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, तीसरा है कराची कांग्रेस और चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक। जैसा आप जानते हैं कि BPSC का जो ऑप्शन देने का तरीका होता है D और E। D तो ऑल ऑफ दी एबव रहता है और E रहता है नन ऑफ दी एबव। तो इसमें से आप 3 ही प्रश्न यानी 3 ही ऑप्शन को ध्यान में रख के चलेंगे, A, B और C, है ना। इसी में से आपको कोई ना कोई आपका आंसर होगा। गांधी इरविन समझौता मतलब महात्मा गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। सो कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। आप 5 मार्च 1931 ईस्वी को जो है आपको कितना नज़दीक से दिया है। किसी बच्चे को अगर डेट याद नहीं होगा तो वो इस प्रश्न को गलत करके आ जाएंगे, क्योंकि 1931 ईस्वी में आप इसमें ऑप्शन के हिसाब से गांधी इरविन समझौता भी हुआ था और गांधी जी का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना भी हुआ था। लेकिन यहाँ पर डेट क्लोज कर दिया है कि 5 मार्च को कौन सी घटना घटी थी, ये बात हमसे पूछा गया है। तो 5 मार्च को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। महात्मा गांधी जी जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग तो लिए थे, लेकिन वो गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। सो देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हमारा हुआ था 1930 में। 1930 में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन और 1932 में हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो यहाँ जो है 1931 वाला जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये सितंबर में हुआ था, ठीक है, ये सितंबर में हुआ था। लेकिन यहाँ जो है हमें डेट दिया है मार्च का, तो गोलमेज सम्मेलन वाला ऑप्शन नहीं होगा। कोई बच्चा अगर 1931 को ध्यान में रख के बनाएगा तो उसके हिसाब से ऑप्शन A और ऑप्शन B दोनों सही होगा। लेकिन यहाँ पर डेट क्लोज होने के कारण ऑप्शन नंबर B गलत हो जाएगा, केवल सही होगा तो गांधी इरविन समझौता ही सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 कहता है पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था। पूना पैक्ट का उद्देश्य था यानी पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करना, है ना। जो दलित वर्ग से आते हैं उनको राजनीति में भी उनका कुछ जो आरक्षण है उसके बारे में था पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में कहता है इसका उद्देश्य था दलित वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। 2 सितंबर 1932 ईस्वी को डॉक्टर अंबेडकर तथा महात्मा गांधी जी एवं अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में समझौता किया गया था। इसके तहत प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग की सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी। तो इसीलिए जो है पूना पैक्ट हमारा हुआ था, जिसमें जो है दलित वर्गों के लिए उसका सीट 71 से बढ़ा करके 148 कर दिया गया था, है ना, 148 कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 103 कहता है
प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये लॉर्ड इरविन थे। ये कब हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन? पहला प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। ठीक है, तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड इरविन ने 1926 से 1931 तक भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा इसमें जो है भारत के जो है संवैधानिक सुधारों पर चर्चा हुई थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 कहता है 1930 में धरना विरोध के कारण बिहार क्षेत्र में राजस्व संग्रह कितना कम हो गया? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 लाख, यानी 30 लाख जो है इसमें कम हो गया था। देखते हैं व्याख्या क्या कहता है कि 1930 में धरने के कारण बिहार में राजस्व संग्रह में 30 लाख की कमी आई थी। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने समुद्री जल से नमक बनाकर ब्रिटिश नीति को चुनौती देने के लिए साबरमती से तटीय शहर दांडी तक 241 मील की पदयात्रा करी थी। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप पूरे भारत में सविनय अवज्ञा भड़क उठी। नमक बनाने की ब्रिटिश नीति का उल्लंघन करने के परिणाम स्वरूप गांधी जी को 5 मई को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये सब जो है उसी में हुआ था, है ना। जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। उन्होंने भारत के भविष्य पर लंदन में आयोजित एक सम्मेलन में समान वार्ताकार की भूमिका के बदले सत्याग्रह वापस लेने पर सहमति व्यक्त करी थी। अगला पॉइंट कहता है कि अगस्त 1931 में गांधी जी राष्ट्रवादी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मेलन में शामिल हुए थे। जैसे हम इससे पहले आपको बताए थे कि 1931 में गांधी जी जो है राष्ट्रवादी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मेलन में शामिल हुए थे, जो गोलमेज सम्मेलन की चर्चा हुई थी उसमें। 105 नंबर क्वेश्चन कहता है बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था कब? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, यानी 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन इसी को बोला जाता है। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के द्वारा जो है शुरू किया गया था, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन। बम्बई में कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास किया गया। 14 जुलाई 1942 को बड़गा में कांग्रेस की कार्य समिति ने इसे पेश किया गया था कि गांधी जी द्वारा इस समय करो या मरो का नारा दिया गया था। मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है आज़ाद दास्ता की स्थापना किसने की? KP नारायण, मतलब जयप्रकाश नारायण जो है आज़ाद दास्ता की स्थापना किए थे। आज़ाद दास्ता एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने की थी। सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के मधुबनी जिले में संगठन की एक अलग स्वतंत्र परिषद की स्थापना की गई थी। नंबर 107 कहता है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की विफलता। जो क्रिप्स मिशन था उसका फेलियर था, वही भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण बना था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रस्ताव महात्मा गांधी जी द्वारा ब्रिटिश वापसी और किसी भी जापानी आक्रमण के खिलाफ अहिंसक असहयोग आंदोलन के लिए तैयार किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी ने बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, में दिए गए अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया था, है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? तो वो थे मोहन सिंह। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना मूल रूप से कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में जापान में बंदी बनाए गए भारतीय युद्ध बंदियों के साथ सिंगापुर में करी थी। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी USA में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था। पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारी लाला हरदयाल द्वारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया USA के अध्यापन के दौरान सोहन सिंह भागना के सुझाव पर 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। सोहन सिंह
भाकना गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष और चेयरमैन भी थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110 कहता है 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को एस.सी. बोस ने भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित की थी। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित की थी। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर में जो है सुभाष चंद्र बोस जी भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना किए थे। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत और अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की। इसे आज़ाद हिंद या स्वतंत्र भारत भी कहा जाता था। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी। रंगून और सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने 2 आज़ाद हिंद फौज मुख्यालय स्थापित किए थे। रानी झांसी रेजिमेंट को एक महिला इकाई के रूप में बनाया गया था। इस रेजिमेंट की प्रभारी लक्ष्मी सहगल थी। लक्ष्मी सहगल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111 कहता है इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी यह बड़ी महत्वाकांक्षा है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। मतलब कांग्रेस को बोला गया था, ठीक है ना। तो यह जो है किस वायसराय के द्वारा कहा गया था, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा कर्जन, यानी लॉर्ड कर्जन जो है वो बोले थे कांग्रेस के लिए। 112 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह कहकर आलोचना की कि यह बहुत छोटे वर्ग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन है ना, कौन हो जाएंगे जी, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन हो जाएंगे आपका सही उत्तर। लॉर्ड डफरिन जो है उस टाइम 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुआ था उस समय वहाँ के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। उस समय वहाँ के वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय थे। उनके कार्यकाल के दौरान 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। डफरिन ने कांग्रेस को भारत के सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व कहा था। 113 कहता है किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चूँकि अगस्त क्रांति जो है 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था, है ना, जिसमें कि ऑप्शन में 11 अगस्त कहीं नहीं दिया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगस्त क्रांति 1942 के दौरान 11 अगस्त 1942 ईस्वी को लिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। इस घटना में शहीद होने वाले सभी छात्र थे। इस घटना को पटना गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। तो यह कब हुआ था, 11 अगस्त 1942 ईस्वी को। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को। यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे कहीं कॉपी में नोट डाउन कर लें। जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको लगेगा, जो इम्पॉर्टेंट डेट आपको लगेंगे, आप उसे कॉपी में नोट करते जाएंगे कि आपको आगे याद करने में दिक्कत नहीं होगा, रिवीजन करने में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा किस तारीख को की कि ब्रिटिश जून 1948 ईस्वी तक भारत छोड़ देंगे। भारत को अब आज़ादी ब्रिटिश के चंगुलों से मिल जाएगी। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 20 फरवरी 1947 ईस्वी को। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा करते हैं कि भारत को अब आज़ाद कर दिया जाएगा। भारत में वहीं के कानून से अब भारत को चलाया जाएगा। नंबर 115 कहता है विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा जो है विदेश में सबसे पहली बार जो है भारतीय झंडा फहराया था। मैडम भीखाजी कामा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने 1907 ईस्वी में पहली बार विदेशी धरती जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में भारतीय झंडा फहराया था। भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी जाना जाता है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है, तो उसमें कहा जाता है मैडम भीखाजी कामा को, यानी भीखाजी कामा को कहा जाता है ना। आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भीखाजी कामा को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा
दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो हैं इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे। इंग्लैंड में भारत का अनाधिकारिक दूत दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराया तथा भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड के जनसमर्थन तैयार किया। इसीलिए वे भारत के दूत कहे जाते थे। इन्हें सम्मानपूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष के रूप में जाना जाता है। देखिए, यह प्रश्न जो है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। किन्हें कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को, है ना। और TRE 1 में एक आया था कि वयोवृद्ध महिला के नाम से किसे जाना जाता है। तो वयोवृद्ध महिला के नाम से जाना जाता है अरुणा असफ अली को वयोवृद्ध महिला के नाम से जाना जाता है, और वयोवृद्ध पुरुष के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। तो यह दोनों पॉइंट आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप इस दोनों प्रश्न को लिख लेंगे, क्योंकि TRE 1 में महिला के बारे में पूछा है, तो क्या पता TRE 4 में वयोवृद्ध पुरुष के बारे में पूछ ले। तो जब पुरुष के बारे में पूछेंगे तो दादा भाई नौरोजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 कहता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? इसमें वो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का चार्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसके साथ ही उन्होंने इसे एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं भी कहा था। जिन्ना ने इस एक्ट को पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा कहकर पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया था। इसी एक्ट द्वारा बर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग भी किया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 118 कहता है, अंग्रेज़ों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, बांटो और राज करो की नीति के कारण। यानी बांटो और राज करो की नीति के कारण अंग्रेज़ जो है भारत के ऊपर इतने लंबे समय तक राज किया। बांटो और राज करो की नीति के कारण। बांटो और राज करो, जैसे कहने का मतलब होता है कि पहली बार जब बंगाल का विभाजन किया गया था तो वो इसी नीति के कारण किए थे कि जब भारतीयों को जब हम बांट करके रखेंगे, उसके अंदर एकता नहीं होगी, तो हम लोग यहाँ पर अधिक लंबे समय तक टिक पाएंगे। उसका जो है अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा हथियार था, लोगों के अंदर फूट डालते हैं, मतलब कि सभी लोगों को एक साथ रहने नहीं दिया जाता था। मतलब बांटो और राज करो की नीति को वो लोग अपनाते थे। क्वेश्चन नंबर 119 कहता है, 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। सत्येंद्र नाथ ठाकुर जो है 1863 ईस्वी में पहली बार IAS की परीक्षा पास किए थे। IAS की परीक्षा पास किए थे, है ना। IAS में जो है बहुत बड़ा बड़ा पद भारतीयों के लिए नहीं था, वो सब जितने भी बड़े बड़े पद थे वो सब विदेशियों के लिए थे। तो इसके लिए भी जो है यहाँ पर आंदोलन हुआ था। इसमें देखते हैं क्या कहता है व्याख्या में। 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। सत्येंद्र नाथ ने 1865 ईस्वी में अहमदाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम शुरू किया। वे सिविल सर्विसेज में लगभग 30 सालों तक रहे थे। तो वो कौन थे? सत्येंद्र नाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है, किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से पुकारते थे? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा नंबर C, G.H. देशमुख। G.H. देशमुख। G.H. देशमुख कहने का मतलब है गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और तर्कवादी थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के तहत न्यायाधीश का पद संभाला था। क्वेश्चन नंबर 121 कहता है, किस वर्ष मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 1877 में। यानी 1877 ईस्वी में इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसके हिसाब से इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 1877 ईस्वी में सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। उनका उद्देश्य ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अनुरूप एक कॉलेज का निर्माण करना था, लेकिन इसके इस्लामी मूल्यों से समझौता किए बिना।
क्वेश्चन नंबर 122 कहता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। आप इस प्रश्न को भी याद करेंगे, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में हर बार देखने को मिलता होगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले ये जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। नंबर 123 कहता है मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हसरत मोहानी। इनकलाब जिंदाबाद का सर्वप्रथम नारा हसरत मोहानी ने दिया था। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा 1921 ईस्वी में उर्दू कवि और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी द्वारा बनाया गया था। यह 1920 के दशक के अंत में भगत सिंह 1907 से 31 तक द्वारा अपने भाषणों में लेखन के माध्यम से लोकप्रिय हुआ था। यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का आधिकारिक नारा भी था। जैसे कहने का मतलब है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है लिखने वाला कौन थे? तो मौलाना हसरत मोहानी जी थे, लेकिन इसको जो है बड़े पैमाने पर जागरूक और लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने का काम भगत सिंह के द्वारा किया गया था। आइए क्वेश्चन देखते हैं 124 नंबर। इसमें कौन सा अहरार आंदोलन से संबंधित है? अहरार आंदोलन से संबंधित थे हसन इमाम जो है वो अहरार आंदोलन से संबंधित थे। अहरार आंदोलन की स्थापना 1910 ईस्वी में की गई थी। इसका नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली हकीम अजमल खान, हसन इमाम, मौलाना जफ़र अली खान और मजहर उल हक ने किया था। अहरार आंदोलन के नेता लखनऊ समझौते 1916 के खिलाफ थे। 1916 के खिलाफ में थे। 125 कहता है निम्नलिखित में से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? इसमें ऊपर वाला में क्या प्रश्न था? अहरार आंदोलन से संबंधित थे, और इसमें कह रहा है कि कौन नहीं थे। तो यह जो है आपको 124 और 125 ऑप्शन नंबर से भी बन जाएगा। जैसे कौन कौन से आंदोलन में शामिल थे, तो इसका नेतृत्व जो है कौन कौन से कर रहे थे? तो मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, मौलाना जफ़र अली खान और मजहरुल हक ने किया था। मतलब ये सभी लोगों का नाम आप याद कर लेंगे, तो अगर आगे भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा तो वैसे प्रश्नों को आप आसानी से कर लेंगे। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली। क्योंकि मौलाना मजहरुल हक तो हैं, मौलाना जफ़र अली खान भी हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी वाले नहीं हैं। सो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अहरार आंदोलन की स्थापना 1910 ईस्वी में की गई थी। इसका नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, मौलाना जफ़र अली खान और मजहरुल हक ने किया था। अहरार आंदोलन के नेता लखनऊ समझौते 1916 के खिलाफ थे। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? सर फजल अली। सर फजल अली जो हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना फजल अली की अध्यक्षता में दिसंबर 1953 ईस्वी में की गई थी। के.एम. पानिकर और H.N. कुंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। 127 में कह रहा है किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है? तो ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही, मतलब कि गांधीवादी भी है, उदारवादी भी है और साम्यवादी भी है। ठीक है ना, साम्यवादी भी है, इसलिए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई जो है आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 128 में देखते हैं वह महिला राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में व्याख्यात हुई? देखिए ये प्रश्न भी आगे आ गया, इससे पहले आया था वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। और वयोवृद्ध महिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा अरुणा आसफ़ अली। अरुणा आसफ़ अली, यह जो है आपको TRD 1 में पूछा गया प्रश्न थे। अरुणा आसफ़ अली वह महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में व्याख्यात थी। उन्होंने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस को झंडा फहराया था। उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वर्ष 1930, 1932 और 1941 ईस्वी में जेल जाना पड़ा।
उन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। 129 में कहता है ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्य रूप से किस समूह तक सीमित था। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहरी शिक्षित समूह तक सीमित था। ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः शहरी शिक्षित वर्ग तक सीमित था। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में शिक्षित और प्रगतिशील समाज के वर्गों को प्रभावित करता था, विशेष रूप से कलकत्ता जैसे शहरों में। क्वेश्चन नंबर 130 कहता है भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया था, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी कहता है उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, यह भी सही है। उनका 1956 में देहांत हो गया, यह भी सही है। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी। एक 131 नंबर कहता है क्वेश्चन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अश्विनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की, जिसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना था। बड़ी साल हितैषी नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन अश्विनी कुमार दत्त करते थे, है ना, अश्विनी कुमार दत्त किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 132 में क्या है, इसको मिलाना है। ये जो है प्रश्न, ये भी प्रश्न जो है TRE 1 से ही है। पहला है गरीबी हटाओ, दूसरा है लोकतंत्र बचाओ, तीसरा है जोतने वालों की भूमि और चौथा है तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा। इसमें आपको किस तरह से मिलाना है, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, देखते हैं मिला करके कि क्या है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो गरीबी हटाओ का नारा हम लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया है, मतलब कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया गया है। लोकतंत्र बचाओ, ये जो है जनता दल, लोकतंत्र बचाओ ये किनके द्वारा दिया गया है, तो जनता दल के द्वारा दिया गया है, ठीक है। लोकतंत्र बचाओ जनता दल के द्वारा दिया गया है। और जोतने वाली भूमि वाम मोर्चा से दिया गया है, वाम मोर्चा से दिया गया है जोतने वाली भूमि। और जो 4 जो बच गया है वो 4 में ही जाएगा। डी जो है तेलुगु के स्वाभिमान की रक्षा, तो ये जाएगा एन टी रामाराव के द्वारा जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। 133 में कहता है राष्ट्रीय जनता दल राजद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। RJD की स्थापना, यानी RJD की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 1997 में जो है RJD की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय योजना समिति NPC की स्थापना सुभाष चंद्र बोस की पहल पर की गई थी। इसके स्थापना से ही स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष में वाम राजनीति के प्रभाव में समावेश हुआ था, है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135 कहता है 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के सदस्य कौन थे। तो SRC के सदस्य कौन थे, तो इसमें जो है KM पानिकर, हृदय नाथ कुंजरू और फजल अली, ये तीनों थे। सो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राज्य पुनर्गठन आयोग SRC का गठन 1953 ईस्वी में भारत में राज्य सीमाओं के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए किया गया था। आयोग के 3 सदस्य थे, हृदय नाथ कुंजरू, फजल अली और KM पानिकर, ये सब के सब इसके सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 136 कहता है ऑपरेशन बरगा ने भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार को अस्थायी समर्थन प्रदान किया। यानी ऑपरेशन बरगा जो है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार को अस्थायी समर्थन प्रदान किया। सो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को जो है यह अपना समर्थन प्राप्त किया है। ऑपरेशन बरगा 1970 के दशक के अंत में और 1980 के दशक की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में हुआ एक भूमि सुधार आंदोलन था। इस ऑपरेशन का उद्देश्य उन शेयर क्रॉपर्स जिन्हें
वर्गादार के रूप में जाना जाता है के नाम दर्ज करना था और उनके द्वारा खेती की जाने वाली भूमि पर उनके कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करना था। यह ऑपरेशन 1978 ईस्वी में शुरू हुआ था और कई वर्षों तक चला, जिससे लाखों शेयर क्रॉप्स को लाभ भी हुआ था, है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137 कहता है किसकी गलती से लेफ्टिनेंट आयर्स्ट को मार डाला था। दामोदर और बालकृष्ण है ना। 22 जून 1857 ईस्वी को दामोदर हरी चापेकर और बालकृष्ण हरी चापेकर ने पुणे महाराष्ट्र में ब्रिटिश अधिकारी W.C. रैंड और उनके सैन्य एस्कॉर्ट लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या की। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद यह भारत का उग्र राष्ट्रवाद का पहला मामला था, है ना। यह जो है पहला मामला था 1857 के विरोध के बाद 138 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किनको? तो दादा भाई नौरोजी को। क्वेश्चन नंबर 139 कहता है किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था। यानी राजेंद्र प्रसाद जो है महात्मा गांधी जी के साथ खड़े थे पश्चिम चंपारण में चंपारण सत्याग्रह के लिए। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम और गांधी द्वारा पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। गांधी जी मोतिहारी बिहार में चंपारण का जिला मुख्यालय के किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए वकीलों की टीम के साथ ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और आचार्य कृपलानी सहित अन्य एक नील के किसान राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर वहां गए, जो लखनऊ के कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में उनसे मिले थे। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि जब पश्चिम चंपारण में जब 1917 में जब हुआ था आंदोलन, तो उस समय महात्मा गांधी जी के साथ कौन कौन से थे। तो इसमें से आपको सारे नाम याद कर लेना है। ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, आचार्य कृपलानी सहित जो है इसमें राजकुमार शुक्ल भी थे। ठीक है, तो आपको सारे लोगों का नाम याद कर लेना है, क्योंकि प्रश्न में आपसे यह प्रश्न पूछ भी सकता है। बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था। तो बारदोली सत्याग्रह का नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे बारदोली सत्याग्रह के नेता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे W.C. बैनर्जी। अध्यक्ष थे ना W.C. बैनर्जी जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और इसकी स्थापना किसने किया था। इसकी स्थापना किया था A.O. ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था A.O. ह्यूम के द्वारा। सो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A W.C. बैनर्जी। तो 142 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे, तो इसमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा कौन। ऑप्शन नंबर E उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक थे, एनी बेसेंट भी थी और सरोजिनी नायडू भी थी। यानी होम रूल लीग से संबंधित सभी थे। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू होम रूल आंदोलन से संबंधित थे। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू किया गया था। होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने अप्रैल 1916 ईस्वी में, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए संघर्ष के एक भाग के रूप में सरोजिनी नायडू ने 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग के एक नए भाग के रूप में लंदन गई थी। तो तीनों मिलाकर के होम रूल लीग की स्थापना में भाग लिए थे, है ना। और तीनों जो है अलग अलग जगह पर होम रूल लीग की स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 143 कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का वायसराय कौन थे। तो इसमें जो है भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड हैं, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुई थी 1919 ईस्वी में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड।
जलियांवाला बाग नरसंहार के दौरान भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इसका कार्यकाल 1916 से 1921 तक रहा था। इसके कार्यकाल में 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग तथा 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, जिसके विरोध में परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार गठित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 144 कहता है, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन एम के गांधी द्वारा शुरू किया गया था? इसमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असहयोग। ऑप्शन नंबर डी मतलब महात्मा गांधी के द्वारा क्या क्या शुरू किया था? तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी शुरू किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन भी महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। मतलब तीनों के तीनों घटना जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा ही किया गया था। सो ऑप्शन में आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 145 नंबर क्वेश्चन कहता है, 1936 में भारतीय किसान सभा AIKS की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1900 स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, है ना। क्वेश्चन नंबर 146 कहता है, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3124। मतलब पहले आएगा तटीय मैदान, उसके बाद आएगा केंद्रीय उच्च भाग, उसके बाद महान मैदान और उसके बाद उत्तरी पर्वत आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 147 कहता है, सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? सूर्य से जो है पृथ्वी की दूरी कितनी है? 93 मिलियन मील। अगर हम किलोमीटर की बात करें तो 15.96 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से सूरज, है ना। 15.96 करोड़ किलोमीटर दूर है। किलोमीटर में अगर पूछा जाए तब, किलोमीटर में पूछा जाए तो 15.96 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है। क्वेश्चन नंबर 148 कहता है, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है? भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है? तो पर्वत का हिस्सा है 30%। पर्वत का हिस्सा है 30%। आप इसको भी याद कर लेंगे। 30% पर्वत है, 27.7% पठार है और 43.2% मैदान है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। TRD 1 में यह प्रश्न फिर से एक बार रिपीट होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 149 कहता है, निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? तो सबसे अधिक लंबी सीमा भारत का जो है बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे अधिक लंबी सीमा है, जो कितनी है? 4096.7, यानी 4096.7 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है दोनों देश की सीमा, जो कि अन्य देशों की अपेक्षा सबसे बड़ी है। 150वां नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मतलब कौन सा नगर जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइजॉल। आइजॉल जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा हम लोग जानते हैं कि भारत के ठीक बीचों बीच राज्य से होकर गुजरती है, जो कुल मिलाकर के 8 राज्य होती है। 151 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे शुष्क स्थान क्या है? तो सबसे शुष्क स्थान हमारा है जैसलमेर। जैसलमेर जो है हमारा सबसे सूखा स्थान है। भारत का सबसे शुष्क स्थान पश्चिम राजस्थान में स्थित जैसलमेर है। यहाँ न्यूनतम वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर है। जैसलमेर को स्वर्ण सिटी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 152 कहता है, भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगती है? क्योंकि कुल मिलाकर के नौ राज्य जो है सीमा बनाती है ना, कुल मिलाकर के 9 को। लेकिन इसमें 9 कहीं दिया नहीं है, 6, 5, 7 दिया। इसके हिसाब से यहाँ पर उनमें से कोई नहीं होगा। भारत की सीमा 9 देशों से संलग्न है, जिसमें 7 देशों से स्थलीय एवं 2 देशों से समुद्री सीमाएं साझा करती है। पाकिस्तान की सीमा 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात से तथा बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम से मिलती है। भारत के किसी भी राज्य की सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से साझा रूप से संलग्न नहीं है। क्वेश्चन नंबर 153 कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालवा पठार का।
154 नंबर क्वेश्चन कहता है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल में जो है शांत घाटी स्थित है। केरल में शांत घाटी स्थित है ना। 155 कहता है बिहार की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। बिहार की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना भारत की इस तरह की पहली परियोजना है। यह निगम 7 जुलाई 1948 ईस्वी को अस्तित्व में आया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेंसी घाटी प्राधिकरण पर आधारित था। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के तहत कई बांधों, बैराज और थर्मल पावर प्लांट का निर्माण भी किया गया है। यह प्रश्न जो है, जब प्रश्न बीपीएससी पूछा था तो आंसर की में काफ़ी विवादित प्रश्न था। सो अंत में आकर के इसका आंसर दामोदर नदी घाटी ही हुआ था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 156। 156 कहता है सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा उसका उत्तर सही होगा। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यह दक्कन पठार का हिस्सा है, सही है। यह अरावली से घिरा हुआ भी सही है, और इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार यह भी सही है। सो कुल मिलाकर के इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से 100 अधिक। क्वेश्चन नंबर 157 में आते हैं। 157 कहता है भारत में मूंगे की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं। मतलब जो भारत में है वो मूंगे की चट्टान कहाँ पाई जाती है, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आपको मूंगा की चट्टान पाई जाती है। मूंगा कहने का मतलब क्या है कि जो बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे हाथ में अंगूठी पहने हुए रहते हैं, जो पत्थर पहने रहते हैं, वो सब मूंगा लोग कहाँ से लाते हैं, तो ज़्यादातर मिलती है आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर 158 कहता है निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण में, तो उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करने के लिए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा पहला काराकोरम। पहला क्या हो जाएगा, काराकोरम। उसके बाद हो जाएगा लद्दाख, उसके बाद जास्कर, और तीसरा है पीर पंजाल। तो ये हमारा उत्तर से दक्षिण की तरफ है, ठीक है।